नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेंद्र सिंह। हमारे YouTube चैनल उपन्यास कहानियां में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं श्री लाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी का भाग 6। शहर से देहात को जाने वाली सड़क पर एक साइकिल रिक्शा चला जा रहा था। रिक्शा वाला रंगीन बनियान, हाफ पैंट, लंबे बाल, दुबले पतले जिस्म वाला नौजवान था। उसका पसीने से लथपथ चेहरा देखकर वेदना का फोटोग्राफ नहीं बल्कि वेदना का कार्टून आंख के आगे आ जाता था। रिक्शे पर अपनी दोनों जांघों पर हाथों की मुट्ठियां जमाए हुए बद्री पहलवान बैठे थे। रिक्शे पर उनके पैरों के पास एक संदूक रखा हुआ था। दोनों पैर संदूक के सिरों पर जमाकर स्थापित कर दिए गए थे। इस तरह पैर टूटकर रिक्शे के नीचे भले ही गिर जाएं, संदूक के नीचे गिरने का कोई खतरा न था। संध्या का बेमतलब सुहावना समय था। पहलवान का गांव अभी 3 मील दूर होगा। उन्होंने शेर की तरह मुंह खोलकर जम्हाई ली और उसी लपेट में कहा, इस साल फसल कमजोर जा रही है। रिक्शा वाला कृषि विज्ञान और अर्थशास्त्र पर गोष्ठी करने के मूड में न था। वह चुपचाप रिक्शा चलाता रहा। पहलवान ने अब उससे साफ साफ पूछा, किस जिले के हो? तुम्हारे उधर फसल की क्या हालत है? रिक्शे वाले ने सिर को पीछे नहीं मोड़ा। आंख पर आती हुई बालों की लट को गर्दन की लोचदार झटक के साथ मत्थे के ऊपर फेंक कर उसने कहा, फसल? हम देहाती नहीं है ठाकुर साहब, खास शहर के रहने वाले हैं। इसके बाद वो कूल्हे मटका मटका कर जोर से रिक्शा चलाने लगा। आगे जाने वाले एक दूसरे रिक्शे को देखकर उसने घंटी बजाई। पहलवान ने दूसरी जम्हाई ली और फसल की ओर फिर से ताकना शुरू कर दिया। रिक्शा वाला सवारी की ये बेरुखी देखकर उलझन में पड़ गया। रंग जमाने के लिए उसने आगे वाले रिक्शे को ललकारा, अबे ओ बांगड़ू, चल बाईं तरफ। आगे का रिक्शा वाला बाईं तरफ हो लिया। पहलवान का रिक्शा उसके पास से आगे निकल गया। निकलते निकलते इस रिक्शे वाले ने बाईं ओर के रिक्शे वाले से पूछा, क्यों? वो रिक्शे वाला एक आदमी को कुछ गठरियों और एक गठरी नुमा बीबी के साथ लाद कर धीरे धीरे चल रहा था। इस भाईचारे से खुश होकर बोला, गोंडा में रहते हैं भैया। शहरी रिक्शे वाले ने मुंह से सिनेमा वाली सीटी बजाकर और आंखें फैलाकर कहा, वही तो। पहलवान ने इसे भी अनसुना कर दिया। सांस खींचकर कहा, जरा स्पीड बढ़ा रहो मास्टर। रिक्शा वाला सीट पर उचक उचक कर रफ्तार बढ़ाने और साथ ही भाषण देने लगा, ये गोंडा बहराइच और इधर उधर के रिक्शे वाले आकर यहाँ का चलन बिगाड़ते हैं। दाएं बाएं की तमीज नहीं। इससे ज्यादा समझदार तो भूसा गाड़ियों के बैल होते हैं। बिल्कुल होश हैं। अंग्रेजी बाजारों में बिरहा गाते निकलते हैं। मोची को रिक्शे पर बैठाकर उससे हुजूर सरकार कहते हैं। कोई पूछ दे कि माल एवेन्यू का फ्रैम्पटन स्क्वायर चलो तो दांत निकाल देते हैं। इनके बाप ने भी इन जगहों का नाम सुना हो तो? पहलवान ने सिर हिलाया, कहा, ठीक कहते हो मास्टर, उधर वाले बड़े दलिद्दर होते हैं। सत्तू खाते हैं और चना चबाकर रिक्शा चलाते हैं। 4 साल में बीमारी घेर लेती है तो घिघियाने लगते हैं। रिक्शे वाले ने हिकारत से कहा, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। बड़े मक्खी चूस होते हैं। पार साल लू में एक साला रिक्शा चलाते चलाते सड़क पर ही टेंबोल गया। देह पर बनियान न थी पर टेंट से 22 रुपए निकले। पहलवान ने सिर हिलाकर कहा, लू बड़ी खराब चीज होती है। जब चल रही हो तो घर से निकलना न चाहिए। खा पीकर दरवाजा बंद करके पड़े रहना चाहिए। बात बड़ी मौलिक थी। रिक्शे वाले ने हेगड़ी से कहा, मैं तो यही करता हूँ। गर्मियों में बस शाम को सनीमे के टाइम गाड़ी निकालता हूँ। पर ये साले देहाती रिक्शे वाले, इनकी न पूछिए ठाकुर साहब। साले जान पर खेल जाते हैं। चवन्नी के पीछे मुंह से फेना गिराते हुए दोपहर को भी मीलों चक्कर काटते हैं। इक्के का घोड़ा भी उस वक्त पेड़ का साया नहीं छोड़ता। पर ये साले। मारे हिकारत के रिक्शे वाले का मुंह थूक से भर गया और गला रुंध गया। उसने थूक कर बात खत्म की, साले जरा सी गर्म हवा लगते ही सड़क पर लेट जाते हैं। पहलवान की दिलचस्पी इस बातचीत में खत्म हो गई थी। वे चुप रहे। रिक्शा वाले ने रिक्शा धीमा किया और बोला, सिगरेट पी ली जाए। पहलवान उतर पड़े और रिक्शे पर जोर देकर एक और खड़े हो गए। रिक्शे वाले ने सिगरेट सुलगा ली। कुछ देर वह चुपचाप सिगरेट पीता रहा। फिर मुंह से धुएं के गोल गोल छल्ले छोड़कर बोला, उधर के देहाती रिक्शे वाले दिन रात बीड़ी फूक फूक कर दांत खराब करते रहते हैं। अब तक पीछे का रिक्शे वाला भी आ गया। फटी धोती और नंगा बदन,
वह कांख कांख कर रिक्शा खींच रहा था। शहरी रिक्शे वाले को देखकर भाईचारे के साथ बोला, भैया तुम भी गोंडा के हो क्या? सिगरेट फूंकते हुए इस रिक्शे वाले ने नाक सिकोड़ कर कहा, अबे परे हट, क्या बकता है? वह रिक्शे वाला खिर्र खिर्र करता हुआ आगे निकल गया। आज के भावुकतापूर्ण कथाकारों ने न जाने किससे सीखकर बार बार कहा है कि दुख मनुष्य को मांझता है। बात कुल इतनी नहीं है, सच तो ये है कि दुख मनुष्य को पहले खींचता है, फिर खींच कर निचोड़ता है, फिर निचोड़कर उसके चेहरे को घुघू जैसा बनाकर उस पर 2-4 काली सफेद लकीरें खींच देता है, फिर उसे सड़क पर लंबे लंबे डगों से टहलने के लिए छोड़ देता है। दुख इंसान के साथ यही करता है और उसने गोंडा के रिक्शे वाले के साथ भी यही किया था, पर शहरी रिक्शे वाले पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सिगरेट फेंककर उसकी ओर बिना कोई ध्यान दिए उसने अपना रिक्शा तेजी से आगे बढ़ाया। दूसरा भाषण शुरू हुआ। अपना उसूल तो ये है ठाकुर साहब कि चोखा काम चोखा दाम। 8 आने कहकर 7 आने पर तोड़ नहीं करते। जो कह दिया सो कह दिया। एक बार एक साहब मेरी पीठ पर बैठे बैठे घर के हाल चाल पूछने लगे। बोले, सरकार ने तुम्हारी हालत खराब कर रखी है, रिक्शे पर रोक नहीं लगाती। कितनी बुरी बात है कि आदमी पर आदमी चढ़ता है। मैंने कहा, तो मत चढ़ो। वे कहने लगे, मैं तो इसलिए चढ़ता हूँ कि लोग अगर रिक्शे का बाइकाट कर दें तो रिक्शे वाले भूखों मर जाएंगे। उसके बाद वे फिर रिक्शे वालों के नाम पर रोते रहे। बहुत रोए, रोते जाते थे और सरकार को गाली देते जाते थे। कहते जाते थे कि तुम यूनियन बनाओ, मोटर रिक्शों की मांग करो, न जाने क्या क्या बकते जाते थे। मगर ठाकुर साहब हमने भी कहा कि बेटा झाड़े रहो, चाहे कितना रो हमारे लिए, किराए की अठन्नी में 1 पाई कम नहीं करूंगा। पहलवान ने आंखें बंद कर ली थी। जम्हाई लेकर बोले, कुछ सिनेमा का गाना वाना भी गाते हो कि बातें झलते रहोगे? रिक्शे वाले ने कहा, यहाँ तो ठाकुर साहब 2 ही बातें हैं, रोज सिनेमा देखना और फटाफट सिगरेट पीना। गाना भी सुना देता पर इस वक्त गला खराब है। पहलवान हंसे, तब फिर क्या, शहर का नाम डुबोए हो। रिक्शा वाला इस अपमान को शालीनता के साथ हजम कर गया। फिर कुछ सोचकर उसने धीरे से लारी लप्पा की धुन निकालनी शुरू की। पहलवान ने उधर ध्यान नहीं दिया। उसने सवारी की तबीयत को गिरा देखकर फिर बात शुरू की। हमारे भाई भी रिक्शा चलाते हैं, पर सिर्फ खास मोहल्लों में सवारियां ढोते हैं। एक सुल्तानपुरी रिक्शे वाले को उन्होंने 2-4 दांव सिखाए तो वो रोने लगा। बोला, जान ले लो पर धर्म न लो, हम इस काम के लिए सवारी न ला देंगे। हमने कहा कि भैया बंद करो, गधे को डुलकी चलाकर घोड़ा न बनाओ। शिवपालगंज नजदीक आ रहा था। उन्होंने रिक्शे वाले को सनद जैसी देते हुए कहा, तुम आदमी बहुत ठीक हो, सबको मुंह न लगाना चाहिए, तुम्हारा तरीका पक्का है। फिर वह कुछ सोच कर बोले, पर तुम्हारी तंदुरुस्ती कुछ ढीली ढाली है, कुछ महीने दंड बैठक लगा डालो, फिर देखो क्या होता है। उससे क्या होगा? रिक्शे वाले ने कहा, मैं भी पहलवान हो जाऊंगा। पर अब पहलवानी में क्या रखा है? लड़ाई में जब ऊपर से बम गिरता है तो नीचे बड़े बड़े पहलवान ढेर हो जाते हैं। हाथ में तमंचा हो तो पहलवान हुए तो क्या, और न हुए तो क्या। कुछ रुक कर रिक्शे वाले ने इत्मीनान से कहा, पहलवानी तो अब देहात में ही चलती है ठाकुर साहब, हमारे उधर तो छुरेबाजी का जोर है। इतनी देर बाद बद्री पहलवान को अचानक अपमान की अनुभूति हुई। हाथ बढ़ाकर उन्होंने रिक्शे वाले की बनियान चुटकी से पकड़कर खींची और कहा, अबे घंटे भर से ये ठाकुर साहब क्या लगा रखा है? जानता नहीं मैं बामन हूँ। यह सुनकर रिक्शे वाला पहले तो चौंका, पर बाद में उसने सर्वोदयी भाव ग्रहण कर लिया। कोई बात नहीं पंडित जी, कोई बात नहीं, कहकर वह सड़क के किनारे प्रकृति की शोभा निहारने लगा। रामाधीन का पूरा नाम बाबू रामाधीन भीखम खेड़वी था। भीखम खेड़ा शिवपालगंज से मिला हुआ एक गांव था, जो अब यूनानो, मिस्र, रोमा की तरह जहान से मिट चुका था। यानी वो मिटा नहीं था, सिर्फ शिवपालगंज वाले बेवकूफी के मारे उसे मिटा हुआ समझते थे। भीखम खेड़ा आज भी कुछ झोपड़ों में, माल विभाग के कागजात में और बाबू रामाधीन की पुरानी शायरी में सुरक्षित था। बचपन में बाबू रामाधीन भीखम खेड़ा गांव से निकलकर रेल की पटरी पकड़े हुए शहर तक पहुंचे थे। वहां से किसी भी ट्रेन में बैठने की योजना बनाकर वे बिना किसी योजना के कलकत्ते में पहुंच गए थे। कलकत्ते में उन्होंने पहले एक व्यापारी के यहाँ चिट्ठी ले जाने का काम किया, फिर माल ले जाने का,
बाद में उन्होंने उसके साझे में कारोबार करना शुरू कर दिया। अंत में वे पूरे कारोबार के मालिक हो गए। कारोबार अफीम का था। कच्ची अफीम पश्चिम से आती थी। उसे कई ढंगों से कलकत्ते में ही बड़े व्यापारियों के यहाँ पहुँचाने की आदत उनके हाथ में थी। वहाँ से देश के बाहर भेजने का काम भी वे हाथ में ले सकते थे, पर वे महत्वाकांक्षी न थे। अपनी आढ़त का काम वे चुपचाप करते थे और बचे समय में पश्चिम के जिलों से आने वाले लोगों की सोहबत कर लेते थे। वहाँ वे अपने क्षेत्र के आदमियों में काफ़ी मशहूर थे। लोग उनकी अशिक्षा की तारीफ करते थे और उनका नाम लेकर समझाने की कोशिश करते थे कि अकबर आदि अशिक्षित बादशाहों ने किस खूबी से हुकूमत चलाई होगी। अफीम के कारोबार में अच्छा पैसा आता था और दूसरे व्यापारियों से इसमें ज़्यादा स्पर्धा भी नहीं रखनी पड़ती थी। इस व्यापार में सिर्फ एक छोटी सी यही खराबी थी कि यह कानून के खिलाफ पड़ता था। उसका जिक्र आने पर बाबू रामाधीन अपने दोस्तों में कहते थे, इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, कानून मुझसे पूछकर तो बनाया नहीं गया था। जब बाबू रामाधीन अफीम कानून के अंतर्गत गिरफ्तार होकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए तो वहाँ भी उन्होंने यही रवैया अपनाया। उन्होंने अंग्रेजी कानून की निंदा करते हुए महात्मा गांधी का हवाला दिया और यह बताने की कोशिश की कि विदेशी कानून मनमाने ढंग से बनाए गए हैं और हर एक छोटी सी बात को जुर्म का नाम दे दिया गया है। उन्होंने कहा, जनाब, अफीम एक पौधे से पैदा होती है। पौधा उगता है तो उसमें खूबसूरत से सफ़ेद फूल निकलते हैं। अंग्रेजी में उसे पॉपी कहते हैं। उसी की एक दूसरी किस्म भी होती है जिसमें लाल फूल निकलते हैं। उसे साहब लोग बंगले पर लगाते हैं। उस फूल की एक तीसरी किस्म भी होती है जिसे डबल पॉपी कहते हैं। हुजूर, ये सब फूल पत्तों की बातें हैं। इनसे जुर्म का क्या सरोकार। उसी सफ़ेद फूल वाले पॉपी के पौधे से बाद में एक काली काली चीज निकलती है। ये दवा के काम आती है। इसका कारोबार जुर्म नहीं हो सकता। जिस कानून में यह जुर्म बताया गया है वो काला कानून है। वो हमें बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। इस लेक्चर के बावजूद बाबू रामाधीन को 2 साल की सजा हो गई। पर सजा तो उस जमाने में हो ही जाती थी। असली चीज सजा के पहले इजलास में दिया जाने वाला लेक्चर था। बाबू रामाधीन को मालूम था कि इस तरह लेक्चर देकर सैकड़ों लोग क्रांतिकारियों से लेकर अहिंसावादियों तक शहीद हो चुके हैं और उन्हें यकीन था कि इस लेक्चर से उन्हें भी शहीद बनने में आसानी होगी। पर सजा भुगत कर आने के बाद उन्हें पता चला कि शहीद होने के लिए उन्हें अफीम का कानून नहीं, नमक कानून तोड़ना चाहिए था। कुछ दिन कलकत्ते में घूम फिरकर उन्होंने देख लिया कि वे बाजार में उखड़ चुके हैं। अफसोस में उन्होंने एक आध शेर कहे और इस बार टिकट लेकर वे अपने गांव वापस लौट आए। आकर वे शिवपालगंज में बस गए। उन्होंने लोगों को इतना तक सच बता दिया कि उनकी आढ़त की दुकान बंद हो गई है। इससे आगे बताने की जरूरत न थी। उन्होंने एक छोटा सा कच्चा पक्का मकान बनवा लिया। कुछ खेत लेकर किसानी शुरू कर दी। गांव के लड़कों को कौड़ी की जगह ताश से जुआ खेलना सिखा दिया और दरवाजे की चारपाई पर पड़े पड़े कलकत्ता प्रवास के किस्से सुनाने में दक्षता प्राप्त कर ली। तभी गांव पंचायतें बनी और कलकत्ते की करामात के सहारे उन्होंने अपने एक चचेरे भाई को सभापति भी बनवा दिया। शुरू में लोगों को पता ही न था कि सभापति होता क्या है, इसलिए उनके भाई को इस पद के लिए चुनाव तक नहीं लड़ना पड़ा। कुछ दिनों बाद ही लोगों को पता चल गया कि गांव में 2 सभापति हैं, जिनमें बाबू रामाधीन गांव सभा की जमीन का पट्टा देने के लिए हैं और उनका चचेरा भाई जरूरत पड़े तो गबन के मुकदमे में जेल जाने के लिए है। बाबू रामाधीन का एक जमाने तक गांव में बड़ा दौर रहा। उनके मकान के सामने एक छप्पर का बंगला पड़ा था जिसमें गांव के नौजवान जुआ खेलते थे। एक और भंग की ताजी पत्ती घुटती थी। वातावरण बड़ा काव्यपूर्ण था। उन्होंने गांव में पहली बार कैना, नेस्टर्शियम, लार्कस्पर आदि अंग्रेजी फूल लगाए थे। उनमें लाल रंग के कुछ फूल थे जिनके बारे में वे कभी कभी कहते थे, ये पॉपी है और ये साला डबल पॉपी है। भीखम खेड़वी के नाम से ही प्रकट था कि वे शायर भी होंगे। अब तो वे नहीं थे, पर कलकत्ता के अच्छे दिनों में वे एक आध बार शायर हो गए थे। उर्दू कवियों की सबसे बड़ी विशेषता उनका मातृभूमि प्रेम है। इसलिए बम्बई और कलकत्ता में भी वे अपने गांव या कस्बे का नाम अपने नाम के पीछे बांधे रहते हैं और उसे खटखटा नहीं समझते। अपने को गोंडवी, सलोनवी और अमरोहवी कहकर वे कलकत्ता बम्बई के कूप मंडूक लोगों को इशारे से समझाते हैं कि सारी दुनिया तुम्हारे शहरी में सीमित नहीं है। जहाँ बम्बई है वहाँ गोंडा भी है। एक प्रकार से ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जन्मभूमि के प्रेम से ही देश प्रेम पैदा होता है। जिसे अपने को बम्बई में संडेलवी कहते हुए शर्म नहीं आती,
वही कुर्ता पैजामा पहनकर और मुंह में 4 पान और 4 लीटर थूक भरकर न्यूयॉर्क के फुटपाथों पर अपने देश की सभ्यता का झंडा खड़ा कर सकता है। जो कलकत्ता में अपने को बाराबंकवी कहते हुए हिचकता है, वो यकीनन विलायत में अपने को हिंदुस्तानी कहते हुए हिचकेगा। इसी सिद्धांत के अनुसार रामाधीन कलकत्ता में अपने दोस्तों के बीच बाबू रामाधीन भीखम खेड़वी के नाम से मशहूर हो गए थे। ये सब दानिश टांडवी की सोहबत में हुआ था। वे टांडवी की देखा देखी उर्दू कविता में दिलचस्पी लेने लगे और चूंकि कविता में दिलचस्पी लेने की शुरुआत कविता लिखने से होती है, इसलिए दूसरों के देखते देखते उन्होंने एक दिन एक शेर लिख डाला। जब उसे टांडवी साहब ने सुना तो जैसा कि एक शायर को दूसरे शायर के लिए कहना चाहिए, कहा, अच्छा शेर कहा है। रामाधीन ने कहा, मैंने तो शेर लिखा है, कहा नहीं है। वे बोले, गलत बात है, शेर लिखा नहीं जा सकता। पर मैं तो लिख चुका हूँ। नहीं, तुमने शेर कहा है, शेर कहा जाता है, यही मुहावरा है। उन्होंने रामाधीन को शेर कहने की कुछ आवश्यक तरकीबें समझाईं। उनमें एक ये थी कि शायरी मुहावरे के हिसाब से होती है, मुहावरा शायरी के हिसाब से नहीं होता। दूसरी बात शायर के उपनाम की थी। टांडवी ने उन्हें सुझाया कि तुम अपना उपनाम ईमान शिवपाल गंजी रखो, पर ईमान से तो उन्हें यह एतराज था कि उन्हें इसका मतलब नहीं मालूम। शिवपाल गंजी इसलिए खारिज हुआ कि उनके असली गांव का नाम भीखम खेड़ा था, और उपनाम से ही उन्हें इसलिए एतराज हुआ कि अफीम के कारोबार में उनके कई उपनाम चलते थे और उन्हें कोई नया उपनाम पालने का शौक न था। परिणाम ये हुआ कि वे शायरी के क्षेत्र में बाबू रामाधीन भीखम खेड़वी बनकर रह गए। कलूटी लड़कियां हर शाम मुझको छेड़ जाती हैं, इस मिसरे से शुरू होने वाली एक कविता उन्होंने अफीम की डिब्बियों पर लिखी थी। पर शायरी की बात सिर्फ दानिश टांडवी की सोहबत तक ही रही। जेल जाने पर उनसे आशा की जाती थी कि दूसरे महान साहित्यिकों और कवियों की तरह अपने जेल जीवन के दिनों में वे अपनी कोई महान कलाकृति रचेंगे और बाद में एक लंबी भूमिका के साथ उसे जनता को पेश करेंगे। पर वे 2 साल जेल के खाने की शिकायत और कैदियों से हंसी मजाक करने, वार्डरों की गालियां सुनने और भविष्य के सपने देखने में बीत गए। शिवपालगंज में आकर गंजाहा लोगों के सामने अपनी विशिष्टता दिखाने के लिए उन्होंने फिर से अपने नाम के साथ भीखम खेड़वी का खटखटा बांधा। बाद में जब बिना किसी कारण के सिर्फ गांव की या पूरे भारत की सभ्यता के असर से वे गुटबंदी के शिकार हो गए, तो उन्होंने एक आध शेर लिखकर यह भी साबित किया कि भीखम खेड़वी सिर्फ भूगोल का ही नहीं, कविता का भी शब्द है। कुछ दिन हुए, बद्री पहलवान ने शिवपालगंज से 10 मील आगे एक दूसरे गांव में आटा चक्की की मशीन लगाई थी। चक्की ठाठ से चली और वैद्य जी के विरोधियों ने कहना शुरू किया कि उसका संबंध कॉलेज के बजट से है। इस जन भावना को रामाधीन ने अपनी इस अमर कविता द्वारा प्रकट किया था। क्या करिश्मा है रामाधीन भीखम खेड़वी, खोलने कॉलेज चले, आटा की चक्की खुल गई। गांव के बाहर बद्री पहलवान का किसी ने रिक्शा रोका। कुछ अंधेरा हो गया था और रोकने वाले का चेहरा दूर से साफ नहीं दिख रहा था। बद्री पहलवान ने कहा, कौन है बे? अबे तबे न करो पहलवान, मैं रामाधीन हूँ, कहता हुआ एक आदमी रिक्शे के पास आकर खड़ा हो गया। रिक्शे वाले ने एकदम से बीच सड़क पर रिक्शा रोक दिया। आदमी धोती कुर्ता पहने था, पर धुंधलके में दूसरे आदमियों के मुकाबले उसे पहचानना हो तो धोती कुर्ते से नहीं, उसके घुटे हुए सिर से पहचाना जाता। रिक्शे का हैंडल पकड़कर वो बोला, मेरे घर में डाका पड़ने जा रहा है, सुना? पहलवान ने रिक्शे वाले की पीठ में एक उंगली कोंचकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया और कहा, तो अभी से क्यों टिलो टिलो लगाए हो? जब डाका पड़ने लगे तब मुझे बुला लेना। रिक्शे वाले ने पैडल पर जोर दिया, पर रामाधीन ने उसका हैंडल इस तरह पकड़ रखा था कि उनके इस जोर ने उस जोर को काट दिया। रिक्शा अपनी जगह रहा। बद्री पहलवान ने भुनभुनाकर कहा, मैं सोच रहा था कि कौन आफत आ गई जो सड़क पर रिक्शा पकड़कर रांड की तरह रोने लगा। रामाधीन बोले, रो नहीं रहा हूँ, शिकायत कर रहा हूँ। वैद्य जी के घर में तुम ही एक आदमी हो, बाकी तो सब पंसाखा हैं, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। एक चिट्ठी आई है जिसमें डकैतों ने मुझसे 5000 रुपया मांगा है। कहा है कि अमावस की रात दक्षिण वाले टीले पर दे जाओ। बद्री पहलवान ने अपनी जांघ पर हाथ मारकर कहा, मन हो तो दे आओ, ना मन हो तो एक कौड़ी भी देने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा क्या कहें। चलो रिक्शे वाले, घर नजदीक है, बाहर पिसी हुई भंग तैयार होगी, पीकर नहा धोकर कमर पर बढ़िया लंगोट कसकर ऊपर से एक कुर्ता झाड़ कर बैठक में हुमस कर बैठा जाएगा। लोग पूछेंगे पहलवान क्या कराए,
वे आंखें बंद करके दूसरों के सवाल सुनेंगे, दूसरों को ही जवाब देने देंगे। देह की ताकत और भंग के घुमाव में सारे संसार की आवाजें मच्छरों की भन्नाहट से जान पड़ेंगी। सपनों में डूबते उतराते हुए बद्री को इस वक्त सड़क पर रोका जाना बहुत खला। उन्होंने रिक्शे वाले को डपट कर दोबारा कहा, तुमसे कह रहा हूं चलो। पर वह चलता कैसे? रामाधीन का हाथ अब भी रिक्शे के हैंडल पर था। उन्होंने कहा, रुपए की बात नहीं, मुझसे कोई क्या खाकर रुपया लेगा। मैं तो तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि रुपन को हटक दो। अपने को कुछ ज्यादा समझने लगे हैं। नीचे नीचे चलें आसमान की। बद्री पहलवान अपनी जांघों पर जोर लगाकर रिक्शे से नीचे उतर पड़े। रामाधीन को पकड़कर रिक्शे वाले से कुछ दूर ले गए और बोले, क्यों अपनी जबान खराब करने जा रहे हो? क्या किया रुपन ने? रामाधीन ने कहा, मेरे घर ये डाके वाली चिट्ठी रुपन ने ही भिजवाई है, मेरे पास इसका सबूत है। पहलवान भुनभुनाया, 2-4 दिन के लिए बाहर निकलना मुश्किल है। उधर मैं गया, इधर ये चुचला खड़ा हो गया। कुछ सोचकर बोले, तुम्हारे पास सबूत है तो फिर घबराने की क्या बात? रामाधीन को अभयदान देते हुए उन्होंने जोर से कहा, तो फिर तुम्हारे यहाँ डाका वाका ना पड़ेगा। जाओ चैन से सो। रुपन डाका नहीं डालते, लौंडे हैं, मस्खरी की होगी। रामाधीन कुछ तीखेपन से बोले, सो तो मैं भी जानता हूँ रुपन ने मस्खरी की है, पर यह मस्खरी भी कोई मस्खरी है? बद्री पहलवान ने सहमति प्रकट की। कहा, तुम ठीक कहते हो, टुकाची ढंग की मस्खरी है। सड़क पर एक ट्रक तेजी से आ रहा था। उसकी रोशनी में आंख झिलमिलाते हुए बद्री ने रिक्शे वाले से कहा, रिक्शा किनारे करो, सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है। रामाधीन बद्री के स्वभाव को जानते थे। इस तरह की बात सुनकर बोले, नाराज होने की बात नहीं है पहलवान, पर सोचो ये भी कोई बात हुई। वे रिक्शे की तरफ बढ़ आए थे। बैठते हुए बोले, जब डाका ही नहीं पड़ना है तो क्या बहस, चलो रिक्शे वाले। चलते चलते उन्होंने कहा, रुपन को समझा दूंगा, ये बात ठीक नहीं है। रामाधीन ने पीछे से आवाज ऊंची करके कहा, उसने मेरे यहाँ डाका पड़ने की चिट्ठी भेजी है, इस पर उसे सिर्फ समझाओगे? ये समझाने की नहीं, जुतियाने की बात है। रिक्शा चल दिया था। पहलवान ने बिना सिर घुमाए जवाब दिया, बहुत बुरा लगा हो तो तुम भी मेरे यहाँ वैसी ही चिट्ठी भिजवा देना।